हरिओम तत्सत। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है, चंद्रमा गुरु मंगल के साथ, एवं इस पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। वाणी में भी उग्रता बनी रहती है, मानसिक परेशानी भी रहती है, और पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि सूर्य अकेले होते तो कोई ज्यादा यहाँ परेशानी नहीं होती। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे अष्टम भाव पे, तो कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है। तो सूर्य का यहाँ आपको रत्न नहीं धारण करना है। सूर्य से संबंधित आराधना करें, जल अर्पित करें, मंत्र जाप करें। और चलित कुंडली में जो सूर्य है, देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यानी कि सूर्य यहाँ तृतीय भाव में विराजमान हो जा रहे हैं। तो तृतीय भाव में विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब सूर्य यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ शनि से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि में आ जाएंगे सूर्य। तो इस प्रकार अगर यहाँ आएंगे सूर्य, चलित कुंडली के अनुसार सिर्फ पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। लग्न कुंडली के अनुसार धन एवं कुटुंब के सुख में भी उसके साथ साथ परेशानी होगी। चंद्रमा जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, खुद के घर में है, यह तो बहुत अच्छा योग है। और ऐसे व्यक्ति को धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। परंतु चंद्रमा अमावस्या का जन्म है इनका, मतलब अमावस्या के एक दिन बाद का जन्म है, उसको अमावस्या ही समझेंगे। और सूर्य के साथ चंद्रमा विराजमान है, जिसके कारण यहाँ पर चंद्रमा पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर हो गए। और जिस प्रकार केतु सूर्य को पीड़ित कर रहे थे, उसी प्रकार चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिए। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में लाभ के जगह पर कठिनाई एवं परेशानी होगी, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होगा, और वाणी में भी उग्रता तो होगी होगी, मानसिक परेशानी भी बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को होती है। और विशेषकर जब चंद्रमा और केतु की जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस समय होगी। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, और मोती धारण करने तो अति उत्तम है। और चंद्रमा कोई मार्केस वगैरह नहीं होते हैं, इस प्रकार के जो भ्रम फैलाया है लोगों ने। तो चंद्रमा और सूर्य ना तो आकारक होते हैं, ना मार्कोस होते हैं मेरे नज़र में, और ना ही उनको अष्टमेय से का दोष इत्यादि लगता है। और यहाँ से चंद्रमा अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आप इस प्रकार चंद्रमा का उपाय करें। और उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी है, इनको अकारक माना जाता है। लेकिन अगर आय भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान हो जाए तो यह एक अच्छा योग भी होता है। लेकिन मंगल यहाँ क्या है, नीच राशि में विराजमान है। लेकिन मंगल यहाँ पर नीच राशि में विराजमान है, परंतु यहाँ देखिए कि चंद्रमा भी स्व राशि में विराजमान है, इसके स्वामी खुद के घर में विराजमान है। और ऐसा भी माना जाता है कि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। कई सूत्र हैं नीच भंग हो के, कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं। खैर, तो यहाँ पे जो मंगल आ गए यहाँ पे, तो मंगल जिस प्रकार सूर्य पर और चंद्रमा पर मैंने दृष्टि बताया, उसी प्रकार मंगल पर भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ तो मंगल भी पीड़ित हो गया द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में तो परेशानी होगी, और धन और कुटुंब के सुख में भी कठिनाई परेशानी होगी, शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से जो मंगल है देखेंगे पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु संतान संबंधित कुछ परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आयु में वृद्धि होगी। नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे मुख्य बात कि मंगल, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों ही चलित कुंडली में भी यहाँ आ जा रहे हैं, मतलब तृतीय भाव में आ जा रहे हैं। तो अगर यहाँ तीनों आएंगे तो यहाँ शनि की दृष्टि में तीनों आ जाएंगे, तो शनि सूर्य चंद्रमा मंगल तीनों को शनि भी पीड़ित करते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पर सूर्य चंद्रमा मंगल है तो केतु यहाँ पर इन तीनों को पीड़ित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि लगातार सूर्य चंद्रमा मंगल ये तीनों ही ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है, चंद्रमा मन के कारक है, और मंगल भी पराक्रम के स्वामी है। तो ये तीनों द्वितीय भाव में पीड़ित हो जाने के कारण धन और कुटुंब के सुख में तो परेशानी होती है, और ऐसे व्यक्ति की वाणी में भी उग्रता आ जाती है, उटपटांग भाषा का प्रयोग करते हैं। और मानसिक जब इनकी महा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है तो मानसिक परेशानी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता है, तो ये सब पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए इनसे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय सब करना है, और केतु शनि से संबंधित तो उपाय आपको करना ही है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में लग्नेश है, और लग्नेश होकर तृतीय भाव में विराजमान है, पराक्रम के घर में, सूर्य के घर में। तो यहाँ आने के कारण क्या होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।
और माता भूमि भवन का कुछ कठिनाइयों के साथ, क्योंकि यह अपने से द्वादश भाव में चले गए। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं मिलेगा, मतलब कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। दूसरी बात की जैसे यहाँ पर बुध पर शनि की दृष्टि भी है, तो ये क्या होगा, लग्नेश पर और भाग्येश का जो है दृष्टि हो गया, तो यह भी एक जीवन की उन्नति के लिए बहुत अच्छा योग है। इस प्रकार आप जो है बुद्ध को और प्रबल कर सकते हैं ताकि श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो। उसके बाद हम गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो गुरु है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, पिता, राज्य, रोजगार के स्वामी है। और यह भी यहाँ पर द्वादश भाव में उच्च राशि में विराजमान है। अब जैसे मैंने केतु के विषय में बताया, तो केतु जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल को पीड़ित करते हैं, परंतु गुरु को केतु पीड़ित नहीं करते हैं। जैसे राहु गुरु को पीड़ित करते हैं, परंतु केतु गुरु को पीड़ित नहीं करते हैं। यह बात समझिए, इसलिए मैंने यहाँ पर केतु का वर्णन नहीं किया। केतु यहाँ तो जो गुरु के विषय में पहले चर्चा करते हैं, तो गुरु जो है पिता, राज्य, रोजगार एवं पत्नी, वैवाहिक जीवन के स्वामी है, धन भाव के स्वामी, धन वाले घर में, कुटुंब के घर में उच्च राशि में विराजमान है। तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। पत्नी के माध्यम से भी धन का श्रेष्ठ योग मतलब होता है या मिलता है या प्राप्त होता है, उनके माध्यम से समझिए या पत्नी के भाग्य से, जैसे भी समझिए। यहाँ से गुरु दृष्टि डालते हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, ग्रहों की यह नीच राशि है, नीच और ऊंची दृष्टि नहीं होती है, तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि करेंगे और विशेष प्रकार के ज्ञान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। और दसम भाव में खुद के घर में डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति को रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और विशेषकर ऐसे व्यक्ति बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा मतलब की उन्नति करते हैं। और भी गुरु से संबंधित कई तरह के कार्य होते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन गुरु धन भाव में उच्च राशि में विराजमान है और धनेश चंद्रमा के साथ है और आईएस मंगल भी इसके साथ है, तो और यहाँ से वह दसम भाव में दृष्टि डाल रहा है। तो बैंकिंग क्षेत्र से जो है हिसाब किताब रखना और ये सब चीज़ों से संबंधित क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ पे आप गुरु को और प्रबल कर सकते हैं जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। और यहाँ कोई गुरु को प्रबल करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गुरु आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं। बुद्ध भी आपको सिर्फ मतलब प्रत्येक जगह जहाँ विराजमान है, जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ भी लाभ दे रहे हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में नीच राशि में विराजमान है, परंतु मेरा मानना है, मेरा नहीं मानना है, मैंने कई ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है कि लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह नीच राशि में होते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है और कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मेन बात हमें क्या देखना है कि शुक्र यहाँ पर विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है और यहाँ से दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब मुख्य बात, चाहे शुक्र का नीच भंग हो रहा है हो चाहे नहीं हो रहा हो, हमें शुक्र का रत्न धारण करना है, बस इतना दिमाग में रखिए। कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं तो उसका अर्थ होता है उसके बल में कमी, खराब या गंदा नहीं होता है। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। और पंचमेश भी हैं, कारक हैं इस कुंडली में, तो इसलिए यहाँ पे चाहे आप शुक्र का नीच भंग मानो चाहे मत मानो, आपको शुक्र को प्रबल करना है, बस सीधी सी बात जान जाइए। शुक्र को प्रबल करेंगे तो क्या होगा, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा, रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और शुक्र से संबंधित भी कार्य में ऐसे व्यक्ति को बहुत विशेष सफलता प्राप्त होती है। यह भी आप समझिए। तो इसलिए अपने मन में किसी प्रकार का रत्न धारण करने से पहले कंफ्यूजन ना रखें और जो भी जहाँ नहीं रत्न धारण करना है वहाँ मैं क्लियर मना कर देता हूँ, यह रत्न आपको किसी कीमत पर नहीं धारण करना है और जो मैंने बोल दिया कि धारण करना है तो वह किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं करेगा, इतना आप ध्यान रखें। और शुक्र के बाद शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि इस कुंडली में नौवें भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के भी स्वामी है और भाग्य के भी स्वामी है, लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आयु में भी वृद्धि होती है और भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। और यहाँ से जो शनि तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ भी मतलब कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ
पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि शनि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। परेशानी का योग अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, चलित कुंडली के अनुसार। जैसे चलित कुंडली में सूर्य चंद्रमा और मंगल, यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है, यानी कि चलित कुंडली में ये अपने से एक भाव आगे आ जा रहे हैं और यहाँ शनि दृष्टि पड़ रही है सूर्य चंद्रमा मंगल पर। तो इसीलिए यहाँ पर शनि को प्रबल नहीं करना है। शनि आपके कुंडली में भाग्येश है लेकिन अष्टमेश भी है, लेकिन यहाँ जो इनका फलादेश के अनुसार परेशानी का भी योग बना रहे हैं। इसलिए शनि का आप मंत्र जाप करें, आपको जो बाकी उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें। देखिए यहाँ शनि का यही नहीं कि भाग्य से तो चलो शनि का भी रत्न हम धारण कर ले, तो शनि का रत्न आपको नहीं धारण करना है। भाग्य से उसके बावजूद भी नहीं धारण करना है। मैंने समझा दिया क्यों नहीं धारण करना है। अब उसके बाद राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, खर्च भी अधिक रहता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष से प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में बीमारी भी होती है, यह भी याद रख लीजिए। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी भी होती है। तो राहु का दान एवं उपाय करना है, रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु भी यहाँ षष्ठ भाव में शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, खर्च थोड़ा अधिक रहता है। और यहाँ सबसे मुख्य बात, मंगल चंद्रमा सूर्य और कर्क राशि में यहाँ दृष्टि डालने के कारण सबसे बड़ी समस्या यही आती है कुंडली सबसे भारी, कि यहाँ दृष्टि डालने के कारण जो है आपको धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी, आमदनी में भी परेशानी होगी, और वाणी में भी उग्रता रहेगी, मानसिक परेशानी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजन भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। कुंडली जो है ये सिर्फ एक आपको संभावना व्यक्त करती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा गड़बड़, ऐसी परेशानी हो सकती है, आपको सावधान रहना है। यहाँ पर द्वितीय भाव जो होता है खाने पीने का भी होता है, इसलिए मैंने बोला। और सूर्य और चंद्रमा वहाँ पीड़ित हो गए तो आंखों से भी परेशानी हो सकती है और आंखों में चोट भी लग सकती है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आंखों के कारक होते हैं और द्वितीय भाव दाहिने आंख का जो घर है, तो इसलिए यहाँ आंखों से भी संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और आपको फूड पॉइजन वगैरह भी, खाने पीने से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, मेन आप उपाय करें। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेडिटेशन, प्राणायाम, महामृत्युंजय मंत्र जाप, नवाण मंत्र का जाप, ये सब करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी मानसिक स्थिति सही रहे और अपने काम पे आप फोकस करें, इधर उधर आपका ध्यान न भटके, क्योंकि पढ़ाई का अभी आपका समय चल रहा है और इन सब ग्रहों के कारण आप पढ़ाई छोड़कर इधर उधर के कामों में लग जाएंगे, फिर बाद में आप पछताएंगे कि काश उस समय हमें कोई समझाया होता। तो इसलिए आप इसको उपाय करें और आप मतलब कि अपने आप को, आत्मबल को आप मजबूत करें और सही रास्ते पे चलें। हरिओम तत्सत।